गुड इवनिंग टू ऑल। आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं बिहार के संदर्भ में। न्यू मंथन क्लासेस ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रही है। आप मंथन ऐप से जुड़ करके बीपीएससी, पीटी और मेंस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बैंक, सीजीएल, एनटीपीसी सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आज हम बिहार में जो जल संसाधन है, वाटर रिसोर्सेस है, उसके बारे में देखेंगे। जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस। झारखंड बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद जो बिहार में जो संसाधन बचा हुआ था, जल, जन और जमीन, तो आज हम पढ़ेंगे जल के बारे में। जो जल है, दो प्रधान स्रोत है, अर्थात इसके दो प्रधान स्रोत है, एक धरातलीय और एक भूमिगत, अर्थात सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। धरातलीय वाटर में आपका नदी है, रिवर, तालाब है, जलाशय है, रिजर्वायर। भूमिगत में आप जानते हैं कुआं, नलकूप, हैंड पंप आदि आपका। अर्थात जो वाटर रिसोर्सेस है बिहार में, उसके दो स्रोत है, दो सोर्सेस है, एक धरातलीय सरफेस, एक अंडरग्राउंड भूमिगत। धरातलीय जल स्रोत है, उसमें नदी है, रिवर्स, तालाब, पौंड, जलाशय, रिजर्वायर। और अंडरग्राउंड में आपका है कुआं है, नलकूप है, ट्यूबवेल और हैंड पंप आपका है। अब जो जल संसाधन है, वाटर रिसोर्सेस है, उसका यूज हम तीन क्षेत्रों में करते हैं। एक हो गया कृषि, घर में जो करते हैं गृह हो गया। एक हो गया उद्योग में आपका। अर्थात जो वाटर रिसोर्सेस है, जल संसाधन है, उसका कहाँ यूज करते हैं हम लोग? कृषि में, गृह में अर्थात घर में और उद्योग में। और सबसे अधिक इसका यूज करते हैं 95% करीब में आपका कृषि में यूज करते हैं। दूसरा, जो जल कहाँ से प्राप्त होता है बिहार में? जल का जो स्रोत है वह आपका मानसून से, वर्षा से। अर्थात जिस साल मानसून अच्छा रहा, अधिक पानी हुए, जिस साल मानसून अच्छा नहीं रहा, उस दिन उस वर्ष पानी कम मिलता है, वर्षा कम होती है। वर्षा कम होगी तो पानी कम होता है आपका है। सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, आप जानते हैं। और मानसून का जो सिर्फ 4 महीना यह सक्रिय होता है। और मानसून का जो नेचर आपका है वह अनियमित और असमान होता आपका है। अर्थात रेगुलर या एक समान नहीं होता। किसी बार देखिएगा कि समान मानसून हुआ, किसी साल कम मानसून से कम वर्षा, मतलब मानसून कमजोर होने से कम वर्षा होती है। इस तरह से मानसून की जो प्रकृति है, नेचर है, वह अनियमित और असमान। अर्थात किसी वर्ष में अच्छा मानसून हुआ, मानसून समान रहा था, अधिक वर्षा हुआ। फिर वर्षा भी असमान होती है, कहीं अधिक वर्षा, कहीं कम वर्षा।
अर्थात अनियमित और असमान वर्षा होती है। मानसून से बिहार में आपका 15 जून को लगभग 1 जून को, भारत में 1 जून को मानसून केरल में दस्तक देती है और बिहार में वो 15 जून को प्रवेश करती है। जो वर्षा जो प्राप्त होता है बिहार में, एक ग्रीष्म ऋतु में अर्थात समर में, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के महीना में जो वर्षा प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से अर्थात सबसे अधिक वर्षा आपका ग्रीष्म ऋतु में होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से बिहार में या भारत में। दूसरा शीत ऋतु, विंटर सीजन, इसमें जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होता आपका है। क्वेश्चन पूछता है कि जाड़े के दिनों में उत्तर भारत में किससे वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में लौटती मानसून से तमिलनाडु के तट अर्थात कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में वर्षा होती है। लेकिन सबसे अधिक वर्षा लौटती मानसून से आपको तमिलनाडु के तट पर अर्थात कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। मानसून भी जानते हैं आप, मानसून 2 प्रकार का आपका होती है। एक है दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा है लौटती मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। यह जान लीजिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून ही भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत है, जल का मुख्य स्रोत है, और उत्तर पूर्वी मानसून से जाड़े के दिनों में आपको तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जल संसाधन है, जल संसाधन का जल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो कृषि में, गृह में और उद्योग में सबसे अधिक जल का यूज करते हैं। कृषि में 95% जो जल प्राप्त होता है हम लोग को वो मानसून से प्राप्त होता है, वर्षा के माध्यम से। और 4 महीने के लिए मानसून भी 2 प्रकार की होती है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून, एक लौटती मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होती है ग्रीष्म ऋतु में, समर में, अर्थात अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में करती है मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून से। और जाड़े के दिनों में आपका लौटती मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु के तट पर मुख्य रूप से। तो इस तरह से बिहार में भी जो वर्षा होती है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से ही अधिक होती है। और यह मानसून का जो नेचर है अनियमित और असमान है, इरेगुलर और अनइक्वल आपका है। आप देखिएगा अब बिहार में देखेंगे कि बिहार में सिंचाई के मुख्य साधन क्या क्या है। जो सिंचाई के साधन है आपका है, इरिगेशन का जो साधन है, सोर्सेस है, सिंचाई के साधन नहर है, कुआं है, नलकूप है, ट्यूबवेल, तालाब है, आहर है, पैन है, ये सब है आपका है। यदि आपसे पूछता है कि बिहार में सिंचाई के साधन क्या क्या है तो ये सभी नाम याद रखिएगा आप। नहर के बारे में पहले देखते हैं, हम लोग देखे हैं उस पेज में कि सिंचाई के कौन कौन सा साधन आपका है।
कैनाल अर्थात जो सिंचाई होता है उसका 41% नहर से ही जल उपलब्ध कराए जाते हैं। मान लीजिए आपका 41% भूमि है और नहर के द्वारा सिंचित है। अब क्वेश्चन उठता है कि नहर आपका है का जो विकास हुआ है उत्तर भारत में, उत्तर या मैदानी भागों में किस कारण से नहर का अधिक विकास होता है? तो उसका पहला जो कारण है कि आपका समतल भूमि होती है मैदानी भाग में, समतल भूमि के कारण नहर का अधिक विकास होता है। दूसरा क्या है कि आपका मुलायम मिट्टी होती है, अर्थात नहर खोदने के लिए मुलायम मिट्टी भी मैदानी भाग में पाई जाती है। तीसरा आपका है सदाबाहिनी नदी, अर्थात सालों भर बहने वाली नदी। तीसरा आपका है, तो आप देखेंगे कि मैदानी भाग में जो नहर का विकास होता है उसका अधिक से अधिक विकास होता है मैदानी भागों में। उसका मुख्य कारण है समतल भूमि पाया जाता है, प्लेन लैंड आपका है, मुलायम मिट्टी पाई जाती है, सॉफ्ट सॉइल पाई जाती है, और सदाबहार सालों भर बहने वाली नदियां, अर्थात हिमालय से जो नदी निकलती है वह सालों भर जल उपलब्ध कराती है, अर्थात जिसके कारण जो सदाबाहिनी नदी है उससे जो नहरें निकाली जाती है उसमें सालों भर जल उपलब्ध रहता है। और इस नदी पर बांध बना करके फिर उसे छोटी छोटी नहरें निकाली जाती है। इस तरह से खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। अब यदि आप देखते हैं कि जिससे उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार के संदर्भ में देखें तो उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार, उत्तर बिहार में जिस नहर का विकास हुआ है उससे पानी हिमालय से निकलने वाली नदियों से प्राप्त होती है, सालों भर प्राप्त होती है। दो स्रोत कहिए, एक हो गया हिमालय से, मतलब उत्तर बिहार की जो नदियां हैं उसमें जो जल की प्राप्ति होती है उसका दो कारण है, एक है कि हिमालय से निकलती है अधिकांश, दूसरा मानसून से। दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं वो पठार से निकलती है, चाहे छोटा नागपुर के पठार हो अन्य पठार से, और इसमें जल का मुख्य जो स्रोत है मानसून आपका है। दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं तो उसमें आपको उसकी नदियां के पानी को रोकते हैं, अर्थात बांध बनाते हैं, फिर आवश्यकता अनुसार उससे उसको जल को छोड़ते हैं। लेकिन उत्तर बिहार की जो नदियां हैं सदाबाहिनी है, सालों भर उसमें पानी रहता है, उसी पर बांध बना करके नहर के द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता है कृषि के लिए। और दूसरा का आपका मानसून आपका है, मानसून से भी उत्तर बिहार को जल की प्राप्ति होती है और हिमालय के नदियों के द्वारा भी जल की प्राप्ति होती है। अब बिहार में जो नहरों का विकास हुआ है वह दो चरणों में हुआ है। नहरों का विकास, एक आजादी से पहले, एक आजादी के बाद। आजादी से पहले अर्थात स्वतंत्रता से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, दूसरा है स्वतंत्रता के बाद। आजादी से पहले या स्वतंत्रता के बाद जो नहरें हैं
वह है सोन नहर। दूसरा है सोन नहर है, फिर आपका है सारण नहर है, फिर ढाका नहर है, त्रिवेणी नहर है, और स्वतंत्रता के बाद आपका कोसी नहर, गंडक नहर, ये 2 नहरें हैं। दुर्गावती हो गया। फिर तो हम देखते हैं चार्ट में, सोन नहर, फिर सारण नहर है, गंडक नहर है, ये सब आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले है। आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद आपका है कोसी है, दुर्गावती है, बागमती है, इसी तरह से अन्य जो नहरें हैं। सोन नहर के बारे में यस देखते हैं कि सोन नहर आपका बिहार का सबसे प्राचीन नहर है। सोन नहर बिहार का सबसे प्राचीन नहर है और इसका जो विकास हुआ, इसको बनाया गया 1874 में। डेहरी के पास स्थान हो गया आपका डेहरी, और इसे 2 नहरें निकाली जाती। सोन नहर से, जो सोन नहर है उसे 2 नहरें निकाली जाती है, एक पूर्वी एक पश्चिमी। एक पश्चिमी नहरें और दूसरा पूर्वी नहरें। पश्चिमी नहर से आपका भोजपुर है, पश्चिमी नहर से भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर से आपका रोहतास हो गया, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर आपका। पूर्वी नहर से आपका जो सिंचाई होता है औरंगाबाद है, जहानाबाद है, गया है, अरवल है, पटना है आपका, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया, पटना। तो आपको यदि डीप में पूछना चाहेगा, एक तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे प्राचीन नहर या पहला आधुनिक नहर कौन सा है, तो आपका सोन नहर है। 1874 में बनाया गया था और डेहरी में यह बांध निर्मित की गई थी, उसी से 2 नहरें निकाले गई, एक आपका पश्चिमी नहर, एक पूर्वी नहर। पश्चिमी नहर से रोहतास आपका है, रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कैमूर में खेती की जाती है। पूर्वी नहर से जो जल उपलब्ध कराता है औरंगाबाद को, जहानाबाद को, अरवल को, गया को और पटना को। अब देखते हैं सारण नहर, यह गोपालगंज प्रखंड में आपका है। सारण नहर से आप जो सिंचाई उपलब्ध कराई जाती है, सारण को आपका, सारण जिला को, सिवान को, गोपालगंज को, 3 जिला को जल उपलब्ध कराई जाती है। और इसका निर्माण जो हुआ था, अर्थात सारण नहर का निर्माण हुआ था 1880 में।
1880 में इसका निर्माण हुआ और इसे जो सिंचाई होती है गोपालगंज, सिवान और सारण। ढाका नहर ढाका नहर ललबकिया नदी पर है। पूछ सकता है कि किस नदी पर स्थित है? यह ललबकिया नदी पर है, ललबकिया नदी पर है। त्रिवेदी नहर त्रिवेदी नहर या गंडक नदी से निकाली गई है, गंडक नदी से, और इसका निर्माण 1903 में हुआ था। 1903 में हुआ था और इससे पश्चिमी चंपारण, इससे जो खेती होती है आपका है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में इससे खेती होती है। इसी तरह से जो हम लोग देखेंगे, जो अगला नहर आपका है वह है बोले अभी तक जो देखे हैं आजादी के पहले है, अब आजादी के बाद में आपका है, आजादी के बाद में इसमें है कोसी नहर, इसी तरह से दूसरा है गंडक नहर, तीसरा बागमती, फिर दुर्गावती, ये सब स्वतंत्रता के बाद इस नहर का निर्माण हुआ है। जो कोसी नदी आपका है नेपाल से निकलती है और यह भारत नेपाल की योजना है, आपका है परियोजना है। और हनुमान नगर के पास कोसी नदी में हनुमान नगर के पास कोसी नदी में बांध बनाया गया और इसे नहरें निकाली गई। इसे 2 नहरें निकाली गई, एक पूर्वी कोसी नहर, दूसरा पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर की 4 शाखाएं हैं। पूर्वी जो कोसी नहर है आपका है 4 शाखा इसका है। मुरलीगंज, दूसरा है जानकी नहर, पूर्णिया नहर, फिर आपका अररिया नहर। इस तरह से
मुरलीगंज से मधेपुरा हो गया आपका। फिर आपका जो पश्चिमी कोसी नहर आपका है, तो जो पूर्वी कोसी नहर है उससे जो खेती होती है पूर्णिया, पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया है, सहरसा आपका है, मधेपुरा है, सुपौल है, अररिया है, ये इन जिलों में पूर्वी कोसी नहर से खेती होती है। और पश्चिमी कोसी नहर से मधुबनी हो गया आपका, दरभंगा हो गया, अर्थात पूर्व आपका पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, मधुबनी आदि जिलों में खेती की जाती है। इस तरह से इसको देखेंगे। कोसी नहर, कोसी नगर भारत नेपाल के संयुक्त एक परियोजना है। हनुमान नगर में यहाँ पर इस पर बांध बनाया गया, उससे 2 नहरें निकाली गई, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर की 4 शाखाएं हो गया, मुरलीगंज, जानकी नहर, पूर्णिया नहर, अररिया, और पश्चिमी कोसी नहर हो गया। तो पूर्वी कोसी नहर से आपका, पूर्वी कोसी नहर से किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल में खेती की जाती है। जबकि पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा है, मधुबनी आदि जिलों में खेती की जाती है। उसके लिए जल उपलब्ध कराए जाते हैं। जो गंडक नहर आपका है, इससे गंडक नहर में त्रिवेणी नामक स्थान पर बांध बनाया गया। और उससे 2 नहरें निकाली गई, एक पश्चिमी सारंद, पश्चिमी आपका नहर, एक तिरहुत नहर। जो पश्चिमी आपका है, या इसको कहे कि सारण नहर और तिरहुत नहर। सारण नहर को आप पश्चिम नहर भी कह सकते हैं, पश्चिमी। तिरहुत नहर को पश्चिमी, त्रिवेणी नहर को पश्चिम और पूर्व में बांट के देखें। पश्चिम में हो गया सारण नहर, पूर्व में हो गया तिरहुत नहर। सारण नहर से आपका खेती हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया। तिरहुत नहर से आपका जो खेती होती है वह मुजफ्फरपुर हो गया, आपका चंपारण हो गया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। अर्थात तिरहुत नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, इन जिलों में सिंचाई की जल उपलब्ध कराई जाती है। तो गंडक नहर आपका है, गंडक नदी पर बनाई गई है। त्रिवेणी नामक स्थान पर 2 नहरें इससे निकाली गई, एक पश्चिमी नहर, एक पूर्वी नहर। और जो पश्चिमी नहर है उसको सारण नहर भी कहा जाता है, और पूर्वी नहर को तिरहुत नहर। सारण नहर से सारण, सिवान, गोपालगंज में, सारण, सिवान और गोपालगंज जिले में जल उपलब्ध कराई जाती है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराई जाती है। और तिरहुत नहर से मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी जिलों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराई जाती है। फिर जो अभी हम लोग देखें
जो सिंचाई के साधन है नहर के बारे में पढ़े। आप देखते हैं नलकूप, ट्यूबवेल। नलकूप आपका सिंचाई, नहर के बाद सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है। आजादी से पहले इसका विकास न के बराबर हुआ था, बाद में आजादी के बाद इसका विकास हुआ है। नलकूप से आपका पटना, नालंदा तथा अन्य जिलों में खेती की जाती है। अन्य जिलों में खेती की जाती है। पटना है, नालंदा है, समस्तीपुर है, सीतामढ़ी है, ये सब यहाँ पर ट्यूबवेल से खेती की जाती है। फिर बहुत कुआं आपका है। कुआं के बारे में जानते हैं कि यह प्राचीन काल से सिंचाई का साधन रहा है। कुआं से जो खेती होती है वह मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण में आपका, इस जिलों में कुआं से खेती की जाती है। सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराए जाते हैं कुआं से। साथ ही साथ अब आपका उत्तर बिहार में आपका कुआं से जो सिंचाई होती है दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी पूर्वी चंपारण। दक्षिणी बिहार में नवादा है, नालंदा है, नवादा, नालंदा, गया, जहानाबाद। नवादा, नालंदा, गया है, जहानाबाद है, वहाँ भी कुआं से खेती की जाती है। अर्थात उत्तर बिहार में दरभंगा, मधुबनी, चंपारण में खेती होती है। दक्षिण बिहार में गया है, नवादा है, जहानाबाद है, नालंदा है, वहाँ पर कुआं से खेती की जाती है। जो अन्य साधन है तालाब है, पौंड आपका है, और तालाब से मुख्य रूप से जो खेती की जाती है मधुबनी और दरभंगा में। तालाब से मधुबनी और दरभंगा में खेती की जाती है। सबसे अधिक तालाब से खेती जो की जाती है मधुबनी जिला में, अर्थात प्रथम स्थान पर मधुबनी जिला है, दूसरे स्थान पर नालंदा है। यह दक्षिणी बिहार में हो गया। उत्तरी बिहार में मधुबनी, दरभंगा, लेकिन सबसे अधिक मधुबनी में खेती होती है तालाब से। दक्षिण बिहार में नालंदा में। जो अन्य साधन आपका है अदर सोर्सेस है, जैसे आपका आहर, पैन, ढेकू, मोट, पोखर आदि। तो पैन से खेती की जाती है उसमें आपका रोहतास है, गया है, जहानाबाद है, नवादा है, नालंदा है। अर्थात जो पैन से, अर्थात यहाँ पानी दक्षिण बिहार में पानी की कमी होती है, तो पानी को छोटे छोटे रास्ते से होकर के जल उपलब्ध कराई जाती है, उसी को पैन कहा जाता है। ये पैन से रोहतास में सबसे अधिक खेती होती है। रोहतास हो गया, गया,
जहानाबाद, नवादा, नालंदा और पटना। अर्थात इतने बिहार में कृषि के इतने साधन हैं। ये सब यदि पूछता है बिहार में कृषि का क्या क्या साधन है, तो ये सारा बिंदु आप लिखते हैं, तो मैप के साथ लिखते हैं तो बेहतर मार्क्स आएगा। तो इसी के साथ आज का जो क्लास समाप्त हुआ, और फिर मिलेंगे हम लोग एक अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आपको।